क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रिलेशन, ये तीन वर्ड जो है ना ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी, बिना इनके आप फंक्शन की डेफिनेशन दे ही नहीं पाओगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो फंक्शन की डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो आपको नहीं समझ में आएंगे उनको जानना बहुत जरूरी है। रिलेशन देखिए रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट। कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट यहां पर समझ लेते हैं, लेट A and B is non-empty set, non-empty set, ये दोनों non-empty set हैं A और B, तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा, और उसको पढ़ेंगे क्या? उसको कैपिटल से R रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R जो होगा वो रिलेशन होगा A क्रॉस B का, अगर वो सबसेट हुआ तो उसको बोलेंगे A इज रिलेटेड टू B। क्लियर हो गया? अब इस बात को समझिए, A इज रिलेटेड टू B, देन कैपिटल R जो लिखा है R इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ सेट A टू सेट B। क्लियर? फिर से समझिए, अभी बहुत आपको लग रहा होगा सर बहुत पेचीदा बताए, कुछ भी नहीं पेचीदा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले समझिए, ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि R को रिलेशन ऑफ सेट A टू B बोलेंगे तब जब R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। यानी कोई भी सब रिलेशन तब कहलाएगा जब वो सबसेट हो किसका? A क्रॉस B का। और A क्रॉस B है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो R क्या है? बेसिकली R है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? जब इसका कोई सबसेट मिलेगा तो वो भी क्या होगा? एक सेट होगा। और सेट में कौन एलिमेंट आएंगे? जो इसके सबसेट के एलिमेंट, जो इसके एलिमेंट होंगे उन्हीं से तो निकल कर आएंगे। और इसके एलिमेंट कौन थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन के एलिमेंट कौन होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस बात को समझिए, ठीक है ना? तो रिलेशन के लिए मैं छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, A इज रिलेटेड टू B, A इज रिलेटेड टू B, उसको पढ़ेंगे या पढ़ेंगे A इज, इसको ऐसे पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B। ये कैपिटल R लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B। इफ, कब, किस केस में? R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो, अगर R इसका सबसेट नहीं है तो इसको रिलेशन नहीं होगा। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से इसके एलिमेंट निकल के आए, अदरवाइज नो। अच्छा फिर से देखिए, क्या B इज रिलेटेड टू A लिख सकते हैं? तब इसको पढ़ेंगे B इज रिलेटेड टू A। यानी क्या पढ़ेंगे इसको? B इज रिलेटेड टू A इफ। अब इस बात को समझिए, क्या ये सही है? दोनों सेम है? नहीं, दोनों रिलेशन अलग अलग है। क्यों है? और कुछ कंडीशन में सेम होंगे, मैं बताऊंगा। अगर इक्वल सेट हो गए तो सेट A और B दोनों। लेकिन इस बात को समझिए क्यों अलग हो गए? क्योंकि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तुमने पढ़ा तो उसमें एलिमेंट कौन थे? ऑर्डर्ड पेयर। क्या ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट को बदलने से उससे फर्क पड़ता है? हाँ, आप बोलोगे यस सर फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ेगा तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर के एलिमेंट बदले गए तो फर्क पड़ गया, उनके इंटरचेंज किए गए। किस पे फर्क पड़ा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। यानी अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में पड़ गया फर्क, अब B पहले आ गया A, यानी B के एलिमेंट तो दूसरे होंगे, एक एलिमेंट, यानी रिलेशन में भी फर्क पड़ेगा। तब रिलेशन को क्या बोलोगे? तब रिलेशन, ये R तब रिलेशन होगा जब B क्रॉस A का एलिमेंट सबसेट होगा R तब। बात समझ में आया? B हम कहेंगे B इज रिलेटेड टू A इफ R इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A। और इसको पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इन दोनों को समझ लिए ना आपने, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अच्छा, इन दोनों को हम सेम भी बोल सकते हैं, B क्रॉस A क्रॉस B को सेम बोल सकते हैं। कहां बोल सकते हैं? जब A और B दोनों इक्वल सेट हो जाए तो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझेंगे, सेट A अगर मैं बोलूं x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? और सेट B मैंने बोल दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू द होल नंबर
क्लियर हुआ? नहीं, एक मिनट, ठीक है। यहां पे मैं बोल दूं सेट B इज इक्वल टू x such that x इज इक्वल टू केवल 2 एलिमेंट ले लेते हैं, क्या मतलब है इसको बदलने से, B इज इक्वल टू 3, -3, 2 एलिमेंट इसमें आ गया। अब सेट A और B दोनों सेम है भाई, A इज इक्वल टू B, क्यों? इसके भी एलिमेंट क्या आएंगे, यहां पर देख लीजिए, यहां पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है, इसलिए इसको कंडीशन देना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू द इंटीजर या रियल नंबर, कुछ भी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, a के भी x, इसमें x के एलिमेंट +-3, 3 और -3 आएंगे, इसमें +3 और -3 है, दोनों इक्वल सेट है, इसलिए a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस, ये दोनों सेम है। इस केस में चाहे r इज रिलेटेड टू b, a लिखिए या a इज रिलेटेड टू b लिखिए, दोनों बात सेम है, इस बात को समझिए। चलिए प्रीवियस पेज पे चलते हैं। तो हमने क्या लिखा, R इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ सेट A to B इफ R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड B इज रिलेटेड टू A, B इज रिलेटेड टू A इफ R इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A। अगर दोनों रिलेशन सबसेट हैं B क्रॉस A या A क्रॉस B के, तो हम पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू, ये बात खत्म। क्लियर हो गया? अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप कहेंगे सर इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या है इसका कंसेप्ट, क्या है भाई? सेट A है, लेट A इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट A एंड B इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ सेट B। तो सेट A में कौन है? A के एलिमेंट है। सेट A में कौन है? A के एलिमेंट है। सेट B में कौन है? सेट B के एलिमेंट है। तो A इज रिलेटेड टू द B अंडर द रिलेशन R। तो कौन रिलेटेड होंगे भाई? स्मॉल a इज रिलेटेड टू स्मॉल b। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, स्मॉल a इज रिलेटेड टू स्मॉल b, इसको ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेट a के एलिमेंट स्मॉल a है और सेट b के एलिमेंट स्मॉल b है। कैसे है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसको बोलेंगे A is related to the set A is related to the set B under the relation R if R is subset of A cross B। क्लियर हो गया? अभी डेफिनेशन से आप समझ लोगे और कुछ चीजें मैं आपको बेसिकली रिलेशन के बारे में लिखवाऊंगा, बस छोटी सी चीज है, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखिए पहले एग्जांपल से समझाते हैं, तो फिर सपोज करते हैं सेट A 1 2 3 4 है, ठीक है। लेट B है 1 4 60। अगर मैं कहूं कि R एक रिलेशन है सेट A to B, पहले चेक करेंगे। मान लीजिए x यहां पे लिख दिया गया, एक मिनट, ठीक है। मैं यहां पे लिखूं A, B सच दैट B इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड A बिलोंग्स टू द A एंड B बिलोंग्स टू द B। दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा क्या यार? चलो इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे, ठीक है। और ये यहां पे है, ये लो, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कैपिटल R गिवन है A, B या x y ले ले, इसमें आपकी कंफ्यूजन ना हो। x, y सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक, and x belongs to the A and y belongs to the B और ये रिलेशन क्लोज। क्लियर? देखिए रिलेशन क्या कहा गया है, x, y का दो ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें y इज इक्वल टू सच दैट y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले का स्क्वायर है, और x बिलोंग्स टू द A, y बिलोंग्स टू द A। तो चेक करेंगे क्या कैपिटल R इज रिलेटेड टू B या R B इज रिलेटेड टू A। चलिए दोनों चेक करने के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू हैव टू चेक A इज रिलेटेड टू B या B इज रिलेटेड टू A। देखिए इस बात को समझिए, तब समझ में आएगी जिसमें ये लिखा गया कि R एक रिलेशन है, यानी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैंने बोला RB सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट है और A क्रॉस B में कौन एलिमेंट है? ऑर्डर्ड पेयर है, इसलिए सेट R रिलेशन के सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे। कैसे ऑर्डर पेयर होंगे? जिसमें पहला एलिमेंट जो है
उसका स्क्वायर करने के बाद दूसरा एलिमेंट y निकल के आता है x, y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x बिलोंग्स टू द a एंड y बिलोंग्स टू द b। यानी पहला एलिमेंट कब आता है, सॉरी पहले एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे तो कौन एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा। तो चलिए रिलेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले रिलेशन लिखेंगे और चेक करेंगे क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट है। तो चलिए, जिसमें x किसका एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट है। सेट A के एलिमेंट 1 2 3 4 है। सेट B के y किसका एलिमेंट है, सेट B का। यानी पहला एलिमेंट का स्क्वायर दूसरा होना चाहिए। तो चेक करते हैं R में कौन कौन एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए, क्या 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा। क्या 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 A का एलिमेंट है, मिल गया। उसका स्क्वायर 4 B के एलिमेंट से मिल गया, हम लिख सकते हैं। क्या 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्या ये है, नहीं है, ठीक है, ये इसमें नहीं है। क्लियर हो गया। क्यों नहीं होगा 3,9, क्योंकि 3 तो A में है बट 9 Y में नहीं है। इस बात को समझिएगा, सॉरी B में नहीं है। हमने लिखा x बिलोंग्स टू द A एंड y बिलोंग्स टू द B, यानी जो x है पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का रिलेशन का, वो सेट A से होना चाहिए। जो सेकंड एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर का B किससे होना चाहिए, वो सेट B से होना चाहिए। इसलिए 3,9 इसमें नहीं होगा। क्या 4,16 होगा, आप कहोगे यस सर, एब्सोल्युटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 4, उसका स्क्वायर करने के बाद सेट B का एलिमेंट 16 यहाँ पे मिल रहा, इसलिए A रिलेशन में ये होगा। क्लियर हुआ। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट मिले, नेक्स्ट पेज में मैं चल रहा हूँ। रिलेशन पे आपको मिले बेटा R की वैल्यू जो निकल कर आई 1,1 निकल कर आई, तो सॉरी 2,4 निकल के आई और 4,16 निकल के आई। 3,9 रिलेशन की डिफिनीशन में तो एग्जिस्ट कर रहा है कि 3,9 तो होगा। तुम कहोगे सर क्या रिलेशन में 3,9 होगा, वो तो होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि तुमने डिफिनीशन में क्या लिख रखा है, x बिलोंग्स टू द सेट A। ठीक है, क्या लिख रखा है, इस बात को मैं रेड से कर दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू द सेट A एंड y बिलोंग्स टू द सेट B, और x y किसके एलिमेंट है, सेट A के सेट B के रिस्पेक्टिवली। क्लियर हुआ। तो सेट A के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4, और सेट B के एलिमेंट 1 4 16। 3,9 इसमें सेट B में नहीं है, इसलिए 3,9 इज नॉट रिलेटेड टू सेट A to B, सॉरी अंडर द रिलेशन R फ्रॉम सेट A to B। क्लियर। तो कौन कौन रिलेटेड है, ये रिलेटेड है 1,1 2,4 4,16, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 इज रिलेटेड टू द 1 अंडर द रिलेशन A, अंडर द रिलेशन R फॉर सेट A एंड सेट B। क्लियर हुआ। आप लिख सकते हो 2 इज रिलेटेड टू द 4, हाँ, फॉर सेट A टू सेट B अंडर द रिलेशन R। तुम लिख सकते हो क्या तुम लिख सकते हो 3 इज रिलेटेड टू द 9। रिलेशन के डेफिनेशन में तो यही था ना, ध्यान दो, क्या x, y such that y is equal to x square and x belongs to the set A and y belongs to the set B। क्या तुम लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 3 is not related to B 9, और इसको लिखोगे 3 is not related to, ऐसे R को क्रॉस कर दोगे, 3 is not related to 9। क्यों, क्योंकि जो 3 है वो सेट A में तो है, लेकिन y बिलोंग्स टू द B, y यानी जो दूसरा एलिमेंट रिलेशन का निकल कर आना चाहिए वो सेट B से निकल कर आना चाहिए, और सेट B में जरा देखो 16 है बट 9 नहीं है। समझ में आया। इसलिए 3,9 इज नॉट रिलेटेड टू द रिलेशन R, हाँ, नॉट रिलेटेड टू सेट A to B अंडर द रिलेशन R। क्लियर हुआ, समझ गए हो। तो क्या 4,16 रिलेटेड है, हाँ ऑब्वियसली 4,16 रिलेटेड है, इसलिए इसको लिखेंगे 4 इज रिलेटेड टू द 16 अंडर द रिलेशन R फॉर सेट A टू सेट B। क्लियर। मुझे लगता है कि रिलेशन आप समझ गए होंगे। तो रिलेशन में क्या क्या चीजें आपने सीखी और समझी, डिफिनेशन से जरा ध्यान दीजिए। रिलेशन में आपने सीखी क्या क्या बातें, ध्यान दीजिए, एक मिनट। रिलेशन में आपने क्या क्या बातें सीखी, इस बात को बहुत बेसिकली नोट करिएगा। इतनी देर से मैं जो ड्रामा कर रहा हूं उसको बस 2 लाइन में लिखिएगा, ड्रामा बहुत ज्यादा नहीं करना है। बस रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा।
कुछ 2-3 बातें लिख लीजिए रिलेशन के बारे में, नोट करिए। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन सेट होता है, हाँ, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होता है रिलेशन। दूसरी बात नोट करिएगा, क्यों होता है? क्योंकि भैया अगर लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी क्यों? ए और बी में कुछ एलिमेंट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड सेट बी, तो आर क्या होगा? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, तभी आप कहेंगे ए इज रिलेटेड टू बी व्हेन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तभी ए को बी से रिलेटेड बोल सकते हैं कब? जब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा तब। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हुआ तो आप बोलेंगे ए इज रिलेटेड टू द बी अंडर द रिलेशन आर। इसलिए ये किसके सबसेट हुए? ए क्रॉस बी के, और ए क्रॉस बी में कौन होंगे? सॉरी, एक चीज बतानी बाकी रह गई, एग्जांपल से मैं बता रहा हूं। आर क्या है, किसके एलिमेंट है? आर जो है सबसेट किसके हैं? ए क्रॉस बी के, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा। जरा बैक पे चलते हैं इस एग्जांपल में, ध्यान दीजिएगा। अब हमारा जो रिलेशन आ गया, यहाँ पे एक चीज चेक करने वाली बात तो रह गई कि ये सबसेट है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा बस, यहाँ पे r इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है 1,1, 2,4 और 4,16, तब आप बोलेंगे जब R सबसेट होगा A क्रॉस B का, तब R सबसेट होगा A क्रॉस B का। अच्छा एक बात बताइए, A क्रॉस B है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A टू B, यानी A की वैल्यू जरा देखिए, A की वैल्यू क्या थी? 1, 2, 3, 4 और B की वैल्यू क्या थी? 1, 4, 16। तो देखिए ध्यान दीजिए, A क्रॉस B, दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। A क्रॉस B लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो 1 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 16 के साथ होगा। 2 का दूसरा एलिमेंट 2 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 16 के साथ बनेगा ऑर्डर्ड पेयर। 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 16 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपका, बिल्कुल बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। सेम है 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, सॉरी 4 का 2 16 के साथ बनेगा ना ऑर्डर्ड पेयर। तो ये बन गया आपका 4 का 16 के साथ। क्लियर हुआ? तो अब देखिए क्या इसमें 3,9 ऑर्डर्ड पेयर है? नहीं है, 3,9 इसमें नहीं अवेलेबल था, इसलिए 3,9 रिलेशन में नहीं है। बाकी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 3,9 आ जाएगा रिलेशन को, लेकिन इसमें नहीं था इसलिए रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं किया। बाकी की जो चीजें थी आपने आर को निकाल के रखा हुआ है, 1,1, 2,4, 4,16, ये इसके ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है। जरा देखिए मैं दूसरे कलर से ले रहा हूं, 4,16 यहां पर है, 2,4 यहां पे है, 1,1 है, इसलिए हम आर को बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। बात समझ में आ गया? तो बस 2-3 चीजें छोटी छोटी जहां पर हम थे, कहां पर थे, ये आर के बारे में आपको मैं रिलेशन के बारे में समझा रहा था, सॉरी, चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं कहां चला गया व्हाइट कलर। ठीक है, चलिए रिलेशन के बारे में छोटी छोटी बातें। क्या रिलेशन है? एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और दूसरा रिलेशन क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन। दूसरा क्या है? अगर नॉन एम्प्टी सेट लेट टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना, सेट ए एंड बी, तो ये क्या है? और इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, देन बी कैन से, देन बी कैन से क्या कह सकते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, इसी में नोट करते जाइए, आर इज सबसेट ऑफ, अगर बी क्रॉस ए होगा देन बी कैन से क्या कह सकते हैं? बी इज रिलेटेड टू द ए अंडर द रिलेशन आर, ए इज रिलेटेड टू बी या बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, दूसरी बात, ए इज रिलेटेड टू बी लिखेंगे व्हेन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन
ए जो होगा एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होगा और बी एलिमेंट बिलोंग्स टू द बी होगा, तभी बी इज रिलेटेड टू ए नहीं लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का ये सबसेट है। ये 3-4 बातें आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया x इज रिलेटेड टू y है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू मान लीजिए सेट A है और y बिलोंग्स टू द सेट B है, तो R कैसे किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B का। मान लीजिए यहीं पर एक बात और निकल कर आ गई, क्या निकल कर आ गई, ध्यान दीजिएगा कि x जो है बिलोंग कर रहा सेट B से और y बिलोंग कर रहा सेट A से, तब R इज सबसेट ऑफ होगा आपका, R इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A हो जाएगा, A क्रॉस B नहीं रहेगा। बात समझ में आया? तो ये रिलेशन की छोटी छोटी बातें हैं जो आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात और मैं नहीं बताया, इस बात को आप बताइए। अगर मैं कहूं कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 है, ठीक है, B में एलिमेंट है A कामा B में एलिमेंट है मान लीजिए 4,9, तो A क्रॉस B या B क्रॉस A, जरा ध्यान दीजिए कितने एलिमेंट आएंगे, 1,4 1,9, यही ना, 2,4 2,9, 3,4 3,9, बस। क्या इसके अलावा A क्रॉस B में कोई एलिमेंट आएंगे? नहीं आएंगे। क्या आएंगे? नहीं आएंगे। जरा देखिए B क्रॉस A, हालांकि मैं इन चीजों को डीप में नहीं पढ़ाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था मैं आपको पढ़ाऊं रिलेशन चैप्टर। फंक्शन के लिए इंट्रोडक्शन और वीडियो फंक्शन के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट है जो समझना बहुत जरूरी है। हाँ, B क्रॉस A की अगर हम बात करें आपसे, तो B क्रॉस A में आप कहेंगे 4,1 4,2 4,3। हाँ, अगर मैं कहूंगा 9,1 9,2 9,3, क्या इसके अलावा B क्रॉस A में कोई भी इसका एलिमेंट आएगा? आप कहोगे नहीं आएगा सर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B या B क्रॉस A में काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B, इन सेट A और B, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B और B क्रॉस A में, दोनों में क्या सेम दिख रहे हैं क्या? और नंबर ऑफ एलिमेंट को शायद आप ऐसे लिखते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B या नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, दोनों में सेम होंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होंगे, बट A क्रॉस B B क्रॉस A दोनों सेम नहीं है। ये तभी सेम होंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको बताते हैं। A क्रॉस B की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, लेट टू नॉन, छोटी छोटी बातें, नॉन एम्प्टी सेट A एंड B। तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या बताया, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A ना, बट अभी आपने देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, ठीक है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B विल बी इक्वल टू द B क्रॉस A, हमेशा होंगे। ये बात, और इन दोनों में अंतर है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा, एक बात बताइए, क्या A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किस केस में? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, A और B दोनों इक्वल सेट हो। बात समझ में आया? A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A होगा, कब होगा? जब A इज इक्वल टू B होगा। अच्छा, आगे एक बात बताइए मुझे, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर मैं कहूं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to M and number of element in set B is equal to N। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B या B क्रॉस A, जरा देखिए क्वेश्चन में जाइए प्रीवियस वाले में, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 1 2 3 है, 4,9 है, तो जरा सोचिए 3 इसमें है और 2 इसमें है, तो 3 और इंटू 2 का मल्टीपल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए? 6 इसमें आए। जरा देखिए, और B क्रॉस A में भी 3 और 3 6 आए,
यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट को इसके साथ, इसके साथ, इसके सारे एलिमेंट को इसके साथ, इसके साथ, यानी इसके साथ दो एलिमेंट, इसके साथ भी दो, इसके साथ भी दो, इसके साथ भी है, तो दो को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस वही बात है कि अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, m है, तो n एलिमेंट इसके साथ आएगा तो n क्रॉस m यानी n इंटू m हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, total number of let number of element in set A is equal to m, number of element in set B is equal to n, then तब क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू m इंटू m, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया? और नंबर ऑफ एलिमेंट B क्रॉस A में भी वही होगा m इंटू n, क्योंकि अभी आपने देखा कि A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों एक ही बात है। बात समझ में आई कि नहीं आ गई आपको? तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने कार्टेशियन, क्या क्या अभी आपने पढ़ा? बेसिक कंसेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन या इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन, एंड व्हाट इज द ऑर्डर पेयर या डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर। 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा। सपोज करते हैं लेट सेट ए, क्वेश्चन चलिए करते हैं रिलेशन पर, उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। सेट ए इज इक्वल टू अगर 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है, देन फाइंड आउट रिलेशन, फाइंड रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर ही, सेट ए पर ही रिलेटेड हो और ऑन सेट ए और अंडर द रिलेशन आर देखते हैं। आर क्या है? a comma b such that a minus b is equal to an even integer where a belongs to the a and b is छींक आ रहा है यार, इस समय छींक आना अच्छा सिंबल नहीं है। कोरोना का असर तो नहीं दिख रहा है? नहीं, फ्लू है, ध्यान दीजिए। तो R इज इक्वल टू, कोरोना में अगर छींक आएगा तो छींक के साथ सिर दर्द होगा, बुखार होगा और कब भी गिरेगा और जॉइंट्स में बहुत पेन होंगे। कोरोना का यही लक्षण है। और नॉर्मल फ्लू में जो है छींक आएगी, सर्दी जुकाम होगा, उसमें दर्द और बुखार नहीं होंगे, बॉडी में पेन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को डिफाइन कर लीजिएगा, अलग कर लीजिएगा क्या डिफरेंस इन चीजों में। हर खांसी, हर जुकाम कोरोना नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए आगे देखें। R इज a कामा b सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू एन इवन इंटीजर है, तो R की वैल्यू निकालनी है रिलेशन सेट A के लिए। तो जरा ध्यान दीजिए, दो इंटीजर्स का जो सेट A से बिलोंग करे, यानी 1 2 3 4, जिनका डिफरेंस जो आए वो एन इवन इंटीजर हो, उसको लिखिए पहले और चेक करिए। हाँ, फाइंड रिलेशन ऑन सेट ए आर, ये इसको लिखना है और चेक भी करना है रिलेशन है कि नहीं ए क्रॉस ए का। तो चलिए मैं देखता हूँ, लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए इसको छोटा कर दूं, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। इधर फेंको इससे यार, ठीक है। चलिए हटाओ, इधर देखो। तो आर की वैल्यू क्या थी? आर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू थी a comma b such that a minus b is an even integer, ठीक है। और a भी बिलोंग्स कर रहा था सेट a से एंड b भी बिलोंग्स कर रहा था सेट b से। तो रिलेशन क्या होगा? अब जरा देखिए, a की वैल्यू, सॉरी, हाँ, सेट a जो था आपका वो क्या था? वो 1 2 3 1 2 3 4 यही था। दो एलिमेंट का डिफरेंस जो इवन नंबर आए, कौन कौन होगा? जल्दी से क्विक बताओ। R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 1 से अगर मैं डिफरेंस लूंगा 0, क्या एक इवन इंटीजर है? ऑब्वियसली है। द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो, सारे के सारे इवन इंटीजर है। 0 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आएगी, हेंस यू कैन से दैट 0 इज एन इवन इंटीजर। क्लियर? तो यहां पर देखिए 1 का 1, 1 का 1 से डिफरेंस 0, 2 का 2, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये सारे के सारे इनका डिफरेंस 0 आएगा, वो एक इवन इंटीजर होंगे।
बाकी 1 का 2 से डिफरेंस ऑड आ जाएगा, 1 का 3 से डिफरेंस एक इवन आएगा -2। 1 का 4 से नहीं होगा, समझ में आ रहा है। 2 का 1 से नहीं होगा, 1 आएगा। 2 का 3 से नहीं होगा, लेकिन 2 का 4 से डिफरेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। बाकी और नहीं होने हैं क्योंकि 4 का 1 से नहीं, सॉरी हाँ होगा। 3 का 1, 3 का 1 से डिफरेंस जो होगा वो 2 आएगा, और 4 का 2 से डिफरेंस जो हो जाएगा वो भी 2 आएगा। बस इतने सारे रिलेशन में एलिमेंट आएंगे। क्या ये रिलेशन है सेट ए के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि R शुड बी A क्रॉस A। सिंगल सेट के लिए रिलेशन पूछा जा रहा है, तो रिलेशन ऑन इटसेल्फ सेट A पर ही रिलेशन की बात की जा रही है। तो क्या R इसका सबसेट है? R इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। R क्या सेट A का सबसेट है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे ही आप R क्रॉस A लिखोगे और A में एलिमेंट आपके सामने कौन कौन है, 1 2 3 4, तो इसका खुद से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना स्टार्ट करोगे। आप कहोगे सर 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से और 1 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। आप कहोगे सर 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। आप बोलोगे सर 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। 4 का आप बोलोगे सर 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, 4 का 4 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो एक मिनट, तो क्या ये सब जो रिलेशन में एलिमेंट हमारे आए हैं, क्या इनके सबसेट हैं? बिल्कुल हैं। आप देखिए रिलेशन में हमारे कौन कौन आए, 1 1 2 2 3 3 4 4, बाकी 1 3 2 4 3 1 2 4 4 2। तो देखिए 1 1 दूसरे कलर से मैं कर रहा हूं, ठीक है। 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया, 4 4 आया, ठीक। उसके बाद 1 3 है, 3 1 आया, 2 4 2 4 यहाँ पर, सॉरी ये 2 2 था ना, 2 4 और 4 2 ये आया। सारे के सारे इसके सबसेट है। हेंस यू कैन से दैट R इज रिलेशन ऑन सेट A। आप यहां बोलोगे, ठीक है, R इज अ रिलेशन ऑन सेट A, ठीक है, सेट A का रिलेशन, ठीक है। और R की वैल्यू तो तुमने निकाल ही रखी है, तो ये R है रिलेशन। मुझे लगता है कि तुमने रिलेशन समझ लिया, ऑर्डर पेयर समझ लिया, एग्जांपल भी समझ लिया। मैंने तुमको रिलेशन ही पढ़ा दी, फंक्शन पढ़ाने जा रहा था, तो फंक्शन के लिए इन चीजों की जरूरत थी, इसलिए इतना मुझे बताना पड़ा। बिना इसके आप फंक्शन समझ ही नहीं सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट द फंक्शन। अब इन चीजों को पढ़ने के बाद आप फंक्शन पर चलोगे, ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों, स्टार्ट हो जाओ फंक्शन। क्लियर हुआ? अच्छा नहीं लग रहा यार फंक्शन, ऐसे अच्छे राइटिंग में लिखता हूं, ठीक है। अब देखने में सुंदर लग रहा ना, अब तुम्हें भी अच्छा लगेगा फंक्शन। हर वो चीज जो सुंदर लगती है उसको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। चलो ये फंक्शन हो गया। फंक्शन पढ़ते हैं बेटा। फंक्शन के लिए 3 चीजें आपने जो पढ़ रखी है वो तो समझ ही लिया है। क्या क्या? ऑर्डर पेयर रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सब की जरूरत पड़ेगी। अब रिलेशन तो आपने पढ़ ही लिया। देखिए एक बात और ध्यान से समझिएगा, और उसके बाद मैं फंक्शन पे आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। छोटी सी बात है, इसको जान लो, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। कैसा होता है उस बात को भी समझ लेना। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, कैसा रिलेशन है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, हाँ, अंडर सम कंडीशन। क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को भी समझते हैं। अंडर सम कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है? ध्यान दीजिए, f इज कॉल्ड फंक्शन, f, ठीक है, अंडर सम कंडीशन। तो मैं कंडीशन को लिखने जा रहा हूं, उस बात को समझिएगा। देखिए f इज कॉल्ड फंक्शन फॉर सेट A टू सेट B। हाँ, और सेट A और सेट B दोनों नॉन एम्प्टी सेट चल रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। और लिखोगे कैसे इसको? ऐसे
एफ सच दैट ए टू बी। ध्यान दो, इसको पढ़ेंगे एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी। अच्छा कब, ध्यान देना, अंडर सम कंडीशन ना। देखो रिलेशन के भी ऐसे लिखते हैं, आर इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी, ऐसे लिख सकते हो। तो आर की जगह एफ को रिप्लेस किया, आर इज कॉल्ड, जब ए इज रिलेटेड टू बी था तब, जो ए इज रिलेटेड टू बी था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। और इस फंक्शन इज कॉल्ड सेट ए टू सेट बी कब, अंडर सम कंडीशन। इस सम कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है, नहीं फंक्शनल रिलेशन में आप डेफिनेशन ही नहीं दे पाओगे। तो तीन बातें हैं, तीनों बात को समझ लेना चाहिए। सेट ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए अंडर द रिलेशन आर। पहला चीज, एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए या ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू द सेट बी। क्लियर हुआ, अंडर द रिलेशन आर या अंडर द एफ, जो एफ गिवन है। पहला चीज, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव एन यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक एलिमेंट, दूसरा नहीं होना चाहिए। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा नहीं। तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी इफ फॉर ऑल, पहला चीज ध्यान से समझिए, फॉर ऑल छूट गए। हाँ चलिए, प्योर पूरा मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन भाई, ध्यान दीजिएगा। मैं इन चीजों को, जो चीज मैं लिख रहा हूं उसको बहुत ध्यान समझ पड़िएगा, उसके बाद आप समझ लेंगे। एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी, दैट इज, ऐसे लिखेंगे एफ इज सेट ए टू बी इफ, क्या, पहला केस ध्यान दीजिए, फॉर ऑल x belongs to the A, there exists y belongs to the B। कैसे, such that y is equal to fx। ध्यान दीजिएगा और समझ में आ जाएगा सब बातें, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। दूसरा, ठीक है, दूसरा, इफ ए कॉमा बी ले लेते हैं, A comma B belongs to F and चलिए दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। A comma B belongs to F and A comma C belongs to F, then दिख रहा है आप लोगों को, मुझे लग रहा है, आई होप दैट दिख नहीं रहा होगा, ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको यार, ठीक है। यहां तक सबको दिख रहा है, एक मिनट, एक एक लाइन, ठीक है। यहां पर देखो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू द एफ, कब, इंप्लाइज दैट बी कॉमा सी, बी और सी बराबर होंगे तब। इन दोनों बात को मैं समझाना चाहता हूं, ये दो कंडीशन क्वालिफाई करेगा तभी एफ को कहेंगे सेट ए से सेट बी का फंक्शन है। क्या क्या, पहले ध्यान दीजिए, एफ इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी, एफ सच दैट एफ इज फंक्शन ए टू बी, कब ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ए, मतलब एक्स में जितने भी एलिमेंट है, x इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट फॉर सेट ए, x ए के लिए एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है, x एक में जितने भी एलिमेंट है, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू द b, उनके लिए, उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू द b, एक एलिमेंट y मतलब एक आर्बिट्ररी एलिमेंट, कुछ भी, कोई भी नंबर, डिजिट, रियल नंबर, कुछ भी, y बिलोंग्स टू द b, उनके लिए एक, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू, उनके लिए एक एलिमेंट सेट b में होना चाहिए। बात समझ में आया? नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा, बात समझिएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द a, उन सभी के लिए, दूसरा कलर लेना पड़ेगा,
उन सभी के लिए जो सेट ए के एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ए देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू द बी, उन सभी के लिए सेट बी में एक एलिमेंट वाई होना चाहिए, या सच दैट वाई एंड सच दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होगा, यानी y जो है x के टर्म में होगा, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। ठीक है, इस बात को समझिए। और उसके बाद क्या लिखा है, और दूसरा केस a कामा बिलोंग्स टू द f, अगर a कामा b कोई एलिमेंट है और f में बिलोंग कर रहा तो a कामा c तभी बिलोंग करेगा, c का मतलब उसी फर्स्ट एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट तभी बिलोंग करेगा जब वो बराबर होगा, यानी b और c इक्वल होंगे तभी। इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिए, a कामा b बिलोंग्स टू द f एंड a कामा c बिलोंग्स टू द f, यानी पहले एलिमेंट a के साथ b बिलोंग किया और पहले एलिमेंट a के साथ c बिलोंग किया, ये तभी बिलोंग करेगा जब b इज इक्वल टू c होगा। दैट मीन्स ये नहीं अलग हो सकता, c और b सेम होंगे, यानी एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट जो सेट b का आएगा वो दूसरा नहीं हो सकता। कहने का मतलब सीधी सी बात है, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे घुमाकर, उसे घुमाकर स्टेटमेंट लिखा हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आया, क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूं। क्या क्या तीन बातें आपने सीखी कि दो सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी है, सेट ए और बी। दो सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी है, ए और बी। सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में एलिमेंट होना चाहिए, यानी रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का सारा एलिमेंट बी से रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y किसका एलिमेंट है, सेट बी का है। x किसका एलिमेंट है, सेट ए का। ठीक, a कामा b अगर बिलोंग्स किया f से तो a कामा c बिलोंग कर सकता है f से तभी जब b और c इक्वल होंगे, यानी a के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता, सीधी सी बात। चलिए एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने सेट A यहां पर लिख रखा हुआ, सेट B यहां पर लिख रखा हुआ। मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पे 1 4 6 8 10 so on। देखो मैंने क्या कहा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द A, सेट A के सारे एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू द B, उन सभी के लिए एक y होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि फंक्शन जो है, फंक्शन ऑफ सेट A टू सेट B है, क्या है, फंक्शन ऑफ सेट ax f x इज इक्वल टू x स्क्वायर, सॉरी 2x है, अंडर द रिलेशन ऑफ 2x है, या ऐसे ही मैं बोलूं r f इज इक्वल टू एक रिलेशन है, हमारा r रिलेशन है, सच दैट a कामा b है, such that b is equal to 2a और a belongs to the set A and b belongs to the set B। देखिए मैं क्यों लिखा हूं इसको इस फॉर्म में, रिलेशन से मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि सेट A जो है ना, सॉरी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है अंडर द सम कंडीशन। क्या सम कंडीशन है, सेट A के सारे एलिमेंट B से बी में सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए अंडर द रिलेशन आर या अंडर द रिलेशन एफ। मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है, हमने क्या लिखा है, एफ एक्स इज ए फंक्शन। इसका मतलब समझिए क्या, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ओवरऑल फंक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इस बात को भी समझिए, और क्यों होता है मैं इसको समझाऊंगा अभी, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। तो कहा कि 2 टाइम्स, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका 2 टाइम्स, या रिलेशन मैंने कहा एक ऐसा रिलेशन या फिर एक ऐसा रिलेशन है, r इज इक्वल टू f मैंने लिखा, इसमें a कामा b है और a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, यानी फर्स्ट एलिमेंट का b 2 टाइम्स है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स है और a बिलोंग्स टू द a है और b बिलोंग्स टू द b है। क्लियर हुआ, कैसे कर्सिव राइटिंग इस पर बनती नहीं यार। चलो क्या है, a बिलोंग्स टू द a है एंड b बिलोंग्स टू द b है। ठीक है, ये स्मार्ट बोर्ड ना मेरी स्पीड को पकड़ नहीं पाता, लिखते समय स्लो लिखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, b इज इक्वल टू 2a, a बिलोंग्स टू द a एंड b बिलोंग्स टू द b हो, यानी पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट का, सॉरी दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले का 2 टाइम्स होना चाहिए। ये एफ एक्स है या एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, इसको तभी फंक्शन बोलेंगे जब तीनों क्राइटेरिया, मैंने फंक्शन ऑलरेडी मैंने दिया ही है, तीनों क्राइटेरिया पूरा करे। कौन सा, ए के सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। क्या अगर ये x है तो क्या ये 2x है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका 2 टाइम्स 2 × 1 2 आएगा।
तो क्या 2 है? नहीं है, इसमें छूट गया, लिख लेते हैं इसको। चलिए 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 2 जा 4 यहाँ पे है, 3 2 जा 6 है, 4 2 जा 8 है। क्लियर हुआ? अब ए के सारे एलिमेंट के लिए 1 2 3 4 के लिए अंडर द रिलेशन 2x हमें एलिमेंट सेट बी से मिल गए। यही मैंने जो 2 छोड़ दिया था, 2 छोड़ दिया था, अगर 2 ना होता यहाँ पे तो ये फंक्शन ना होता। ये एक रिलेशन तो होता, एक रिलेशन तो होता, लेकिन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि सेट ए के लिए एक 1 ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए का, जिसके लिए बी में एलिमेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ए के लिए भी एक एलिमेंट यहां पर लिखना पड़ेगा 2। तो देखिए 2 × 1 2, ये 1 से नहीं है, इस बात को भी समझिएगा, ठीक है, 2 से है। ये क्या हो गया यार, क्या उल्टा पुल्टा हो गया, मैं पूरा इरेज कर दूंगा यार इसको। रुक जाओ, फिर से मैं लिख रहा हूं, सबके सब इरेज कर दे रहा हूं। 1 मिनट होल्ड करो, ठीक है। क्या लिखा हुआ था? सेट ए इज इक्वल टू, 1 मिनट, सेट ए वन 2 3 4 5, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14। देखिए पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा आपने? ऑल x बिलोंग्स टू द ए के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू द b, और मैंने फंक्शन क्या लिखा है? f(x) इज इक्वल टू 2x, यानी या इसी f को अगर रिलेशन आप बोलोगे, रिलेशन के लैंग्वेज में a कामा b सच दैट b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a, सच दैट a या कामा a बिलोंग्स टू द a एंड b बिलोंग्स टू द b। ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट है, कोई बात नहीं। 1 का 2 टाइम्स 2 है, 2 का 2 टाइम्स 4 है, 3 का 2 टाइम्स 6 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है, 4 का 8 ये है, ठीक है, 5 का 10 है। अगर ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी एलिमेंट इसमें से रिमूव हुआ होता, जैसे ये 10 ना होता, ये 10 ना होता, ठीक है, और इसमें 14 रहता, मान लीजिए यहाँ पे 10 रहता, एक एलिमेंट 6 में ले लूं और 6 के लिए कोई भी ना रहे, 16 रहे, तो ये फंक्शन ना होता। पहला केस, सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए बी में एलिमेंट होने चाहिए, 6 के लिए एक एलिमेंट ऐसा है जो इसका 12 होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट 12 लिख दिया, तो अब इसका फंक्शन वाली क्राइटेरिया को, पहला क्राइटेरिया पूरा किया, ये फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा किया। और दूसरी चीज क्या किया? दूसरा क्राइटेरिया मैंने क्या बोला है? नो मोर देन, या यूनिक इमेज होना चाहिए बी के लिए, यानी एक से अधिक इमेज नहीं होनी चाहिए। एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर रिलेशन नहीं होना चाहिए। और एक बात और समझ लीजिए, मैं इमेज बोल रहा हूँ, सेट ए के जो सारे एलिमेंट हैं इनको बोला जाता है प्री इमेज बोला जाता है, और इनको बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, इसको बोला जाता है इमेज। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं इमेज। तो सारे प्री इमेज के लिए सेट बी में इमेज होने चाहिए, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर प्री इमेज के लिए, पर्टिकुलर एक प्री इमेज के लिए नो मोर देन 1 इमेज, एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो फंक्शन में सारे इमेज के लिए एक इमेज है, और सारे भी एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या है? एलिमेंट है, इसलिए ये फंक्शन है। अच्छा, प्री इमेज, एक प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं आने चाहिए। ये क्राइटेरिया कहाँ से आया? ये क्राइटेरिया यहाँ से आया बच्चों, जो आपने डिफिनीशन में ये लिख रखा हुआ है। इसका मतलब यही है फंक्शन के लिए, अंडर द सम कंडीशन, क्या? a comma b such that f belongs to the a comma b belongs to the f and a comma c belongs to the f, और b is equal to c होना चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब a का b से रिलेशन होना चाहिए, तो a का c से रिलेशन तभी होगा जब b और c दोनों इक्वल होंगे। जरा देखिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे a है और यहाँ पे लिखा a comma b, यानी a का b से रिलेशन होगा, और यहाँ पे a का c से रिलेशन होगा फंक्शन में, तो फंक्शन तभी फंक्शन होगा। इंप्लाइज दैट हमने लिखा है कि इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू c, इंप्लाइज दैट b, एक मिनट, b इज इक्वल टू c, b और c बराबर होंगे, यानी a
बी से रिलेटेड है और ए अगर सी से रिलेटेड होगा तो ये फंक्शन तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे, यानी केवल और केवल ये सेम इमेज यानी एक ही है दोनों बी और सी, अलग नहीं हो सकते। अलग होए तो मामला गड़बड़ा गया। अगर यहाँ पे अलग होने का मतलब b डज नॉट इक्वल टू सी होता, और जैसे ही b डज नॉट इक्वल टू सी होता यहाँ पे आप a लिखते हैं, यहाँ पे c लिखते हैं, और एक a के लिए दो इमेज हो गया। अब ये फंक्शन की क्राइटेरिया को गलत कर दिए, एग्जिस्ट नहीं करने दी। तो बस तीन चीजें बस ध्यान रखिएगा, मैं डेफिनेशन से समझाने जा रहा हूं। क्या फंक्शन में बस यही है कि अगर कोई सेट A है और सेट B है तो इसको पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेट A2 B। कब? तीन कंडीशन होना चाहिए, इसके एलिमेंट जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, उन सब के लिए इसमें एलिमेंट में रिलेशन होने चाहिए, B1 B2 B3 B4। हाँ, B5 सेट B में एक्स्ट्रा एलिमेंट रह सकता है जो इससे रिलेटेड ना हो ए से, बट ए में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। मान लीजिए A5 इससे रिलेटेड है तो ये फंक्शन नहीं रह गया, लेकिन अगर अब यहाँ पे आ गया तो ये फंक्शन है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट B6 रहे कोई दिक्कत नहीं, सेट A के सारे एलिमेंट B से रिलेटेड होने चाहिए, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑल एलिमेंट ऑफ B इज रिलेटेड टू द सेट A। बस बात समझ में आया? बहुत छोटे और शॉर्टकट लाइन में मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना लंबा बहुत शॉर्टकट में भी आपको मैं बताऊंगा। सेट ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए, बट बी के सारे एलिमेंट जरूरी नहीं है कि रिलेटेड हो सेट ए से, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट। क्लियर हो गया? दूसरी बात कि इसके लिए एक से अधिक इमेज, इसके सारे एलिमेंट को क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, और इसको इमेज बोलते हैं ए के सारे एलिमेंट के लिए। यहाँ पे प्री इमेज, सारे प्री इमेज के लिए इमेज होने चाहिए, लेकिन एक प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। ये इस टाइप का एक फंक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए एक रिलेशन बनाते हैं ए और बी, और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन सब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर मान लो 3 का स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 25। जरा देखिए 1 का स्क्वायर मैंने लिख दिया 1, 2 का स्क्वायर लिख दिया 4, 3 का स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर 16। क्या ये फंक्शन है? तो आप कहोगे ये फंक्शन नहीं है, यह इज नॉट फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी। सेट ए टू बी क्या ये रिलेशन है? तो हाँ बोलोगे। मान लो अगर मैंने कहा आर, और इज रिलेशन, या एफ इज इक्वल टू आर, एफ इज इक्वल टू आर इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी। बिल्कुल ये रिलेशन है, रिलेशन ऑफ सेट ए टू बी। मतलब सेट ए से सेट बी का रिलेशन है, लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों? अब सोचोगे ऐसा सर क्या बोल दिया सर ने? हाँ भाई, सेट ए के सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होने चाहिए, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड है, बट 3 का स्क्वायर 9 होना चाहिए जो इसमें रिलेटेड नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं था। इट इज नॉट, एफ इज नॉट फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी, बट रिलेशन है। रिलेशन में ऐसा कोई भी कंपलसरी प्रोसेस नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड होने चाहिए, इसके एलिमेंट रिलेटेड है, इसमें रिलेशन हमारा क्या बन के आएगा? आप बोलोगे a कामा b सच दैट b इज इक्वल टू a स्क्वायर, फिर a बिलोंग्स टू द a एंड b बिलोंग्स टू द b, b से बिलोंग कर रहा है और ये a से बिलोंग कर रहा है, बात खत्म। ये आपका रिलेशन आ गया। बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा 25 एलिमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो बेटा आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 रहता, अब ये एफ इज नॉट वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाता, एफ एक फंक्शन हो जाता, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट का इसमें रिलेशन है। समझ में आया? अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ये चीज। और दूसरी बात फिर ध्यान से देखिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था फंक्शन की एंड ऑफ द लास्ट सेशन में कि पूरा मैं आपको एक पर्टिकुलर प्योर डेफिनेशन बता दो जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत छोटी सी बात है, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग या प्री इमेज पर। बस क्या क्या होगा इस बात को समझिएगा। पहला केस तो ये है क्या क्या फंक्शन में होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इसके सारे एलिमेंट के लिए रिलेशन होना चाहिए इसमें। अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट बच भी गया सेट बी में कोई दिक्कत नहीं, B5 B6, लेकिन सेट ए के एलिमेंट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, तो ये फंक्शन है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें एलिमेंट B1 B2 नहीं बचा कोई, मान लीजिए बचता भी है बट इसमें A1 A2 A3 A4, मान लीजिए ये इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, A4 आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है। देखिए ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट सेट ए का रह गया, सेट बी से जो रिलेटेड नहीं है। और दूसरे वाले केस में जरा देखिएगा कि सेट ए के लिए A1 A2 A3 A4, हाँ
एक से अधिक प्री इमेज के लिए सेट बी में इमेज बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए इससे है और इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट B5 रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी सेट ए यानी एक से अधिक प्री इमेज के लिए एक इमेज बन सकता है, बट एक प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं बन सकता। मतलब इट शुड बी possible for more than one pre-image, maybe one image, but it is not possible that for one pre-image more than one image, एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता। जैसे देखिए क्या A1, A2, A3, हाँ A4, यहाँ पे B1, B2, B3, B4 है। मान लीजिए A1 B1 से भी रिलेटेड है, A1 B2 से भी रिलेटेड है, A2 B3 से रिलेटेड है, A4 ये फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन है। बस 3 क्राइटेरिया क्या, A के सारे एलिमेंट B से रिलेटेड होने चाहिए, यानी सारे प्री इमेज के लिए एक इमेज होना चाहिए। A के एक से अधिक प्री इमेज के लिए B में इमेज हो सकते हैं, बट B के एक से अधिक इमेज के लिए सिंगल प्री इमेज नहीं हो सकता। ये 3 बातें आपको ध्यान रहेंगी, बस यही फंक्शन है और इसी को स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बोलते हैं। बाकी इन चीजों को छोड़ने के बाद वो रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं होगा जब तक ये चीजें इंक्लूड नहीं होगी। आई होप दैट सारे स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे एक मैंने फंक्शन ले लिखा है, मतलब फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दूसरा मान लीजिए फंक्शन है एक्स स्क्वायर, और मान लीजिए दूसरा फंक्शन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन आप मान लीजिए एक्स मैंने लिख लिया। इन दोनों में ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यू बिलोंग्स टू द एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यू फॉर एक्स, या एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर के लिए। कैसे आप समझोगे जरा एग्जांपल समझिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिखा 1 की वैल्यू हो गई 2 भी रहने दो, 1 4 9 16 और यहाँ पे 25 36 सबका स्क्वायर मान लीजिए रियल नंबर में आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, रिलेटेड होगा। हाँ 1, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, इसको हटा दो। तो 1 का स्क्वायर अब क्या हो गया यार, यहाँ पे 1 मिनट 4 5, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ। चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 3, 1 -1 2 3 -2 4, ठीक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 1 4 9 16 17 18 so on। तो 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर दोनों +1 आएंगे। 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए ये फंक्शन है और एक से अधिक प्री इमेज के लिए एक इमेज बन सकता है, बट एक प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं बन सकता। जैसे इसमें जरा देखिए, अगर x की वैल्यू मैं आपसे कहूं कि 4 आई है, कब y की वैल्यू 2 और -2 दोनों के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए। 3 -3 दोनों के लिए, 16 +4 -4 दोनों के लिए, ये फंक्शन नहीं है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, क्योंकि अगर x यहाँ पे लिखा यहाँ पे y लिखा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आई, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन y इज इक्वल टू x स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। किसके लिए, फॉर फंक्शन ऑफ x सच दैट x टू y के लिए, बट फंक्शन ऑफ x सच दैट y के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू x फंक्शन नहीं। तो ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। आई होप दैट की फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग भी मैंने डिस्कशन किया था। अब डेफिनेशन में मैं आपसे कहूंगा कि कुछ चीजें फंक्शन में आपको लिखनी पड़ेंगी और उसको लर्न करना पड़ेगा, आपको समझना होगा। ध्यान देना, क्या प्री इमेज मैंने इस जो डेफिनेशन लिखी थी फंक्शन की, वो डेफिनेशन रिलेशन की बेसिस पे थी, मैपिंग की बेसिस पे मैं लिख रहा हूं। क्या फंक्शन होगा, क्या फॉर ऑल प्री इमेज, फॉर ऑल प्री इमेज समझ गए। फंक्शन आप सेट ए टू बी तब कहेंगे सेट ए के सारे एलिमेंट को, ठीक है ना, सेट ए के सारे एलिमेंट को
प्री इमेज बोलते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। फॉर ऑल, ध्यान दीजिए, फॉर ऑल प्री इमेज शुड हैव एन यूनिक इमेज इन बी। क्लियर हुआ? दूसरी चीज फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? इट मे बी पॉसिबल, क्या पॉसिबल? इट मे बी पॉसिबल फॉर वन image should have more than one pre-image। किसी पर्टिकुलर इमेज के लिए एक से अधिक प्री इमेज हो सकते हैं। और तीसरी बात क्या? इट इज नॉट पॉसिबल दैट मोर देन वन इमेज फॉर अ प्री इमेज। किसी भी पर्टिकुलर प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। ये तीन बातें आपको ध्यान रहे तो आप बोलेंगे ये फंक्शन की डेफिनेशन है, आपको कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब मैं फिगर से समझा दे रहा हूं, इस तरीके की फिगर बन सकती है, ये फंक्शन में अलाउ है, बट इस तरीके की फिगर नहीं बन सकती, ये अलाउ नहीं है। मतलब इधर से ज्यादा एलिमेंट प्री इमेज के लिए कोई सिंगल इमेज हो सकती, बट एक इमेज प्री इमेज के लिए एक से अधिक इमेज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया? तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। आई होप दैट आपको फंक्शन समझ में आ गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कि फंक्शन में जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक, जो रिलेशन में आपने पढ़ा हुआ था, मान लीजिए ये R इज रिलेटेड A to B, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है, 3 रिलेटेड है, 4 रिलेटेड है, मान लीजिए हम कुछ दूसरा कर देते, ठीक है, यहाँ पे 1 का 3 कर दो, ठीक है, 3 into A, मान लीजिए 3 into x है, ठीक है, रिलेशन तो 3 x है, y, ठीक, तो 3 हो गया, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है ना। और इसमें एलिमेंट मान लीजिए यहाँ पे, हाँ 6, इसमें एक्स्ट्रा रह गया, ये रिलेशन है, एक्स्ट्रा एलिमेंट रह गया तो भी रिलेशन है, नहीं है तो भी रिलेशन है, और है तो भी रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, रिलेशन में सेट ए के जो सारे एलिमेंट जो बी से रिलेटेड है, सेट, और मान लीजिए सॉरी एक्स वाई इसको ना करिए, इसको सेट ए लिखा है तो ए रहने दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे ए लिखिए और यहाँ पे बी लिखिए, ठीक है, और इसको मिटाइए, मैं रिलेशन आर लिख रहा हूं, आर इज रिलेशन ऑन सेट ए टू बी, क्या है, ए कामा बी, सच दैट बी इज इक्वल टू 3a, a बिलोंग्स टू द a एंड b बिलोंग्स टू द b। क्लियर हुआ? अब देखिए, set of those element of set A which is related to the B under the relation R is called domain of the relation। B A के ऐसे एलिमेंट set of those element of set A which is related to the B under the relation R, set of those element of A which is related to the B under the relation R is called domain of relation। यानी 1 2 3 4 5 जो रिलेटेड है ये डोमेन है, तो डोमेन ऑफ, सॉरी डोमेन वर्ड क्या है यहां पे मैं लिख रहा हूं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, आप बोलोगे 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? सेट ऑफ those element of set A which is related to the A under the relation R is 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? अच्छा अब एक बात और ध्यान से सुनिए और समझिए,
Set are those element of set B which is related to the B under the relation R is called range of the relation। देखिए जो 3, 16, 15 ये जो रिलेटेड है दूसरे कलर से, ठीक है, ये जो एलिमेंट रिलेटेड है ये सब के सब रेंज है। क्या है? रेंज। और इनका सेट लिखेंगे तो रेंज ऑफ आर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रेंज ऑफ आर जो होगा वो आपका होगा 3, 6, 9, 12 और 15। क्लियर हुआ? सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द ए अंडर द रिलेशन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। और बी के सारे एलिमेंट जो रिलेटेड है और नहीं भी है उन सबको कोडोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो कोडोमेन, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो है ये कोडोमेन। क्लियर हुआ? तो सेम एज ऐसे ही फंक्शन में होता है, फंक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा ही नहीं, इसलिए सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं। ध्यान समझिएगा, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी से रिलेटेड है वो डोमेन होते हैं रिलेशन में, लेकिन फंक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा, यहाँ 6 नहीं रहेगा फंक्शन बनाने के लिए। तो सेट बी के सेट ए के कोई भी जब एक्स्ट्रा एलिमेंट बचते नहीं तो सेट ए के सारे एलिमेंट फंक्शन के डोमेन हो जाएंगे। और जो एलिमेंट फंक्शन में एलिमेंट सेट ए से रिलेटेड होते हैं उनको रेंज बोलते हैं। बाकी जो बचे हुए हैं और जो नहीं बचे हुए उन सबका जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? कोडोमेन हो जाएगा। बस जरा ध्यान दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं सेट ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 पूरे के पूरे मान लीजिए रिलेटेड है। 2 टाइम्स यहाँ पे तो 2, 4, 9, 8, सॉरी चलिए कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, यहाँ पे 6 12 और यहाँ मान लीजिए 14 15, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा क्या डोमेन है, कोडोमेन है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, इसको आप लिख सकते हो। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर एफ इज रिलेटेड, एफ इज फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी, तो आप बोलोगे डोमेन क्या हुआ? डोमेन आप बोलोगे ए के सभी पॉसिबल एलिमेंट जो है डोमेन है। तो डोमेन कौन कौन है बेटा? 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? और रेंज क्या है? सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी व्हिच इज रिलेटेड टू द ए। तो कौन कौन रिलेटेड है? ये इतना रिलेटेड है, तो रेंज आपका आ गया, क्या आ गया? 2 4 6 8 12। क्लियर हुआ? और कोडोमेन क्या हो गया? कोडोमेन हो गया सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो कौन कौन से हैं? वही चीज 2 4 6 8 12 14 एंड 15, यानी ये सारे के सारे कोडोमेन है, कोडोमेन है, ठीक है। और ये केवल रेंज थे, और ये कौन है? सारे के सारे डोमेन। समझ में आया? आई होप दैट डोमेन रेंज समझ में आ गया होगा। और डोमेन और रेंज ही फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बहुत काफी है। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया, केवल ही इंट्रोडक्टिव वीडियो था जिसको मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया। अब आगे इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, और डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन है उनको डिस्कस करूंगा। काइंड ऑफ द फंक्शन, टाइप्स ऑफ द फंक्शन, वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अनटू फंक्शन, एनटू फंक्शन, ये क्या है। उसके अलावा काइंड्स ऑफ फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, लॉगरिथम क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनके डोमेन और रेंज पर डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो फेवरेट टॉपिक है जेईई मेंस का डोमेन और रेंज है। तो आई हैव दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पार्ट 2 वीडियो में कल ही अपलोड करने वाला हूं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।